वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू दी अनदर वीडियो। आज हम सीखने जा रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स अदर देन कैश कंसिडरेशन। ये टॉपिक आपको दोनों ही चैप्टर्स में मिलता है, सब कुछ सेम रहता है, सिमिलर रहता है, कोई ऐसा खासा डिफरेंस नहीं है। और बोर्ड एग्जाम्स के अंदर 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन कंपलसरी हर साल आता ही आता है इस टॉपिक से। तो आइए सीखते हैं फिर इशू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स अदर देन कैश कंसिडरेशंस। नॉर्मली यहाँ पर क्या होएगा, यहाँ पर हमारा जो बिजनेस है, आज तक आप लोगों ने सीखा है कि हमने शेयर सामने किसी पर्सन को इशू कर दिए हैं या पब्लिक को शेयर ऑफर करे हैं, जिसके अगेंस्ट आप लोग कुछ जर्नल एंट्रीज पास करते थे और वहां पर हमेशा आपके पास बैंक अकाउंट में पैसा आता था। पर अब की बार क्या होने वाला है कि आपकी कंपनी या तो किसी सामने वाले पर्सन का बिजनेस परचेज कर लेगी या फिर किसी सामने वाले पर्सन के एसेट्स को परचेज कर रही है, या फिर एक सिंगल एसेट भी परचेज कर सकती है और उसके बदले में कंपनी पैसे ना दे करके क्या दे रही होगी, शेयर्स दे रही होगी। दैट्स वाई यहाँ पर आया अदर देन कैश कंसिडरेशन। दैट मीन्स जब आप शेयर इशू कर रहे हैं तो आपके पास इस बार कैश नहीं आ रहा, आपके पास सामने वाली पार्टी का या तो बिजनेस आ रहा है या फिर कोई एसेट आ रहा होगा आपके बिजनेस के अंदर। तो इस टॉपिक के अंदर हमें कुछ जर्नल एंट्रीज पास करनी होती है। एज सच पूरे चैप्टर के अंदर आपने देखा ही है कि जर्नल एंट्रीज ही हैं सिर्फ। तो इस टॉपिक के अंदर भी कुछ जर्नल एंट्री पास करनी होती है हमें, जिसके अंदर सबसे पहली जो जर्नल एंट्री होती है वो किस चीज की होगी कि आप सामने वाले पर्सन का कोई एसेट या फिर सामने वाले पर्सन का बिजनेस क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। ओके जी, तो हम करेंगे बिजनेस परचेज के बेस पर ही करते हैं। उसके बाद अगर कोई एसेट खाली परचेज कर रहे होगे तो मैं आपको समझा दूंगा कि आपको इसमें से क्या चीज डिडक्ट कर देनी है या फिर यूज नहीं करनी। अगर हम बिजनेस परचेज कर रहे हैं तो बिजनेस परचेज करते वक्त हमारे पास क्या आएगा, सामने वाले पर्सन के कुछ एसेट्स हम खरीदेंगे, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। ठीक है जी। और फिर हम सामने वाले पर्सन की कुछ लाइबिलिटीज खरीदेंगे, टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट, क्योंकि कोई भी बिजनेस जब आप परचेज करते हैं तो दैट बिजनेस कंसिस्ट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। ओके जी। अब इन एसेट्स की कुछ वैल्यू दे रखी होगी हम लोगों को एंड इन लाइबिलिटीज की भी कुछ वैल्यूज हम लोगों को दे रखी होगी। उसके बाद जिस पर्सन से हमने वो बिजनेस खरीदा उस पर्सन का नाम आ जाएगा। हम मानकर चल रहे हैं कि जी हमने ये जिस पर्सन से खरीदा उसका नाम हमें नहीं गिवन, तो हम यहाँ पर लिखते हैं वेंडर अकाउंट, यानी कि वो पर्सन जिस पर्सन से हमने सामान खरीदा है। बच्चे, उस पर्सन के अंदर जो अमाउंट आता है उसे बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन। ओके जी। अब ये जो अमाउंट होता है कुछ क्वेश्चंस के अंदर हमें गिवन होता है, कुछ क्वेश्चंस के अंदर हमें गिवन नहीं होता। अगर ये अमाउंट हमें गिवन नहीं है तो इन दैट केस हमें एसेट्स और लाइबिलिटीज का अमाउंट गिवन होगा एंड परचेज कंसिडरेशन आपके पास आ जाएगी एज अ बैलेंसिंग फिगर। ठीक है जी। बट अगर किसी क्वेश्चन के अंदर वेंडर का अमाउंट हमें गिवन है, दैट मींस परचेज कंसिडरेशन हमें गिवन है, तो उस क्वेश्चन के अंदर भी सन्ड्री एसेट्स और सन्ड्री लाइबिलिटीज की वैल्यू भी गिवन होती है। इन दैट केस देयर आर majority of chances, or I can say 100% chances that the value of debit side and credit side is unbalanced। हमारी जो डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड है उसकी वैल्यू अनबैलेंस्ड हो जाएगी। ओके जी। अनबैलेंस्ड होने के केस में इफ परचेज कंसिडरेशन is given and the value of above entry is unbalanced। अगर वैल्यू अनबैलेंस्ड है तो दो सिचुएशन अराइज हो सकती हैं आपके सामने। इफ डेबिट साइड इज शॉर्ट, हमारी जो डेबिट साइड है वो छोटी है,
दैट मीन्स जो बैलेंसिंग फिगर है वो डेबिट साइड आ रही है. इन दैट केस goodwill account will be debited by that balancing figure. ओके जी, अगर हमारी इन दोनों की सन्ड्री लाइबिलिटीज एंड वेंडर की वैल्यू ज्यादा है, सन्ड्री एसेट्स की वैल्यू कम है, तो उस केस के अंदर हमारी डेबिट साइड जो है वो शॉर्ट आएगी. अगर डेबिट साइड शॉर्ट आती है तो हम गुडविल अकाउंट को डेबिट करते हैं. रीजन क्या है गुडविल अकाउंट के डेबिट होने का? रीजन ये है कि हमने सामने वाले पर्सन से उसका बिजनेस परचेज करा है, तो उस केस के अंदर अगर हम उसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं तो दैट एक्स्ट्रा अमाउंट मस्ट बी फॉर हिज नेम, फॉर हिज गुडविल. इसलिए गुडविल अकाउंट को यहाँ पर डेबिट कर दिया जाता है. ठीक है जी. गुडविल अकाउंट डेबिट, और ये क्या आएगी आपकी एक बैलेंसिंग फिगर होगी. वहीं पर अगर अब हमारी क्रेडिट साइड शॉर्ट आ जाती है, if credit side is short, अगर हमारी क्रेडिट साइड शॉर्ट है तो इन दैट केस जनरल रिजर्व अकाउंट विल बी credited by that बैलेंसिंग फिगर. ओके जी, यानी कि अगर मेरे सन्ड्री एसेट की वैल्यू ज्यादा है, सन्ड्री लायबिलिटी और वेंडर की वैल्यू मिलाकर के भी सन्ड्री एसेट की वैल्यू से कम है, तो बैलेंसिंग फिगर किधर आएगी? क्रेडिट साइड. उस केस के अंदर हम कौन से अकाउंट को क्रेडिट करते हैं? हम करते हैं जनरल रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट. तो यहां पर हम लिख सकते हैं टू जनरल रिजर्व अकाउंट, और ये भी अगेन आपकी एक बैलेंसिंग फिगर होगी. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या सर, दोनों चीजें डेबिट और क्रेडिट हो सकती हैं? तो बच्चे ऐसा कभी नहीं हो सकता, बिकॉज बैलेंसिंग फिगर एक ही जगह आ सकती है, या तो डेबिट साइड आएगी या क्रेडिट साइड आएगी. इफ बैलेंसिंग फिगर इज ऑन द डेबिट साइड, in that case goodwill account will be debited, and if balancing figure is on the credit side, in that case general reserve account will be credited. होपफुली फर्स्ट एंट्री आप लोगों को समझ आई होगी. अभी तक क्या हुआ है, अब मैंने उस सामने वाले पर्सन से उसका बिजनेस परचेज कर लिया है. अब परचेज करने के बाद नेक्स्ट काम क्या होता है? उस पर्सन को पेमेंट करना. पेमेंट करने के लिए होगी हमारी सेकेंड एंट्री. ओके जी. अब आप लोग कहेंगे कि सर ये एंट्री तो थी सिर्फ और सिर्फ बिजनेस परचेज करने की, अगर हमने सिर्फ खाली एसेट परचेज करे तो उस केस में क्या होएगा? बच्चे इन दैट केस आपने करना है सिर्फ सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, और कुछ नहीं आएगा, क्योंकि आपने एक एसेट परचेज करा और उसके अगेंस्ट आप वेंडर को पेमेंट करने वाले हैं. यहाँ पर कोई बैलेंसिंग फिगर का रोल नहीं होगा, यहाँ पर किसी लाइबिलिटी का रोल नहीं होगा, कोई गुडविल, कोई जनरल रिजर्व का रोल नहीं होगा. ओके जी. अब हम लोग आ जाते हैं अपनी सेकेंड एंट्री के ऊपर. बच्चे एज सच हमारा केस आप लोगों को याद होगा, हम लोग पढ़ रहे हैं इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर्स अदर देन कैश कंसिडरेशन. दैट मीन्स कि आप सामने वाले को पैसे तो नहीं देने वाले, आप उसको शेयर देने वाले हो. बट कुछ केसेस के अंदर क्या होता है, पार्ट पेमेंट्स होती है, कि मैंने कुछ पैसा उसको कैश में दे दिया और बाकी का पैसा मैं उसको क्या दे रहा हूँ, थ्रू शेयर पे करूंगा या थ्रू डिबेंचर्स पे करूंगा. तो सेकेंड एंट्री हमारी होगी अगर हम उसको कुछ पैसा कैश में दे रहे हैं या फिर कुछ पैसा बैंक के थ्रू दे रहे हैं. ओके जी. तो इन दैट केस आवर एंट्री विल बी वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश स्लैश बैंक अकाउंट. being amount paid to vendor. बट याद रहे दिस एंट्री
will only be passed when any part payment is made. जब कोई पार्ट पेमेंट मेड होगी तभी ये एंट्री होगी, अदरवाइज ये एंट्री नहीं होगी। तो दो एंट्रियां होपफुली आप लोगों को क्लियर होगी। अब आती है सबसे मेन, सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री कि अब हम वेंडर को पेमेंट करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। ओके जी, तो थर्ड एंट्री की अगर हम बात करें तो थर्ड एंट्री को हम लोग समझेंगे 3 फेजेस में। पहला फेज, इफ शेयर्स और डिबेंचर्स issued at par। ओके जी, इन दैट केस हमारी एंट्री क्या आएगी? वेंडर अकाउंट डेबिट टू, अगर शेयर हमने इशू करे हैं तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अगर डिबेंचर इशू करे हैं तो 2% डिबेंचर्स अकाउंट, बीइंग शेयर और डिबेंचर्स issued to वेंडर। अमाउंट कैसे आएगा जी? अगर हमने वेंडर को कोई पार्ट पेमेंट करी है तो पीसी माइनस पार्ट पेमेंट इफ एनी, और अगर नहीं करी है तो जो पीसी होगी वो ही आ जाएगी, और शेयर कैपिटल में सेम अमाउंट ही आ जाएगा जो ऊपर था, जो यहाँ आएगा वही यहाँ आ जाएगा। ठीक है जी। अब अगर हमारे डिबेंचर्स या शेयर्स इशूड हो रहे हैं, इफ शेयर्स और डिबेंचर्स issued at प्रीमियम, यानी कि आप 100 रुपये के शेयर या 100 रुपये के डिबेंचर्स को इशू कर रहे हो प्रीमियम के ऊपर, तो उस केस के अंदर क्या चीज़ होगी? वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और 2% डिबेंचर्स अकाउंट। एंट्री एकदम सेम है ये हो रही है। एक एक्स्ट्रा चीज़ जो यहाँ पर ऐड ऑन होने वाली है दैट इज 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। हमेशा आपको एक चीज़ याद रखनी है कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की जगह फिक्स है। जिस जगह पर शेयर कैपिटल आएगा उसी जगह पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आएगा। अगर शेयर कैपिटल डेबिट हो रहा है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी डेबिट होगा, शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रहा है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी क्रेडिट होगा। ऐसा नहीं होगा कि शेयर कैपिटल डेबिट हो रहा हो और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्रेडिट हो जाए, दोनों साथ साथ चलते हैं। अब बच्चे इस वाले केस के अंदर आपसे बोर्ड के एग्जाम्स में एमसीक्यू पूछे जाते हैं और वो आते हैं केस स्टडी के रूप में। एक क्वेश्चन दे दिया जाता है, उससे 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू करेंगे जी आप इस वाले केस में। तो उसके लिए आपको बनाना पड़ता है एक वर्किंग नोट। पहले नरेशन लिख लेते हैं। बीइंग शेयर और डिबेंचर्स issued to vendor at प्रीमियम। यहाँ पर सेम अमाउंट आएगा, ऊपर जो हमने लिखा था पीसी माइनस पार्ट पेमेंट इफ एनी, और यहाँ कैसे अमाउंट आएगा उसके लिए बनाएंगे हम लोग एक वर्किंग नोट। तो आइए वर्किंग नोट समझ लेते हैं बच्चे। वर्किंग नोट है किस चीज़ के लिए? नंबर ऑफ शेयर्स
या फिर डिबेंचर्स इशूड। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें करना पड़ेगा अमाउंट टू बी पेड टू वेंडर, यानी कि कौन सा अमाउंट है जो आप यहाँ लिखने वाले हैं, यहाँ पर या यहाँ पर, जहाँ पर भी आप लिखने वाले हैं, ठीक है जी, जो वेंडर में आने वाला है, अपॉन में फेस वैल्यू। फेस वैल्यू किस चीज की, या तो शेयर की या डिबेंचर की। या तो शेयर की या डिबेंचर की। फिर हम करेंगे प्लस प्रीमियम अमाउंट, किस केस में, अगर शेयर इशू होंगे प्रीमियम पर, ठीक है जी। और इसी वर्किंग नोट में अगर हमारे शेयर इशू हो रहे होंगे डिस्काउंट पर, तो हम माइनस कर देते हैं, ये वाली है कि प्लस की जगह आ जाएगा माइनस डिस्काउंट अमाउंट। इन दोनों में से कोई एक ही चीज़ आ सकती है, क्योंकि शेयर या डिबेंचर इशू होंगे प्रीमियम पर या फिर डिस्काउंट पर, दोनों पर एक साथ तो हो नहीं सकते। और एक और चीज़, शेयर कभी भी डिस्काउंट पर इशू नहीं होते एज पर कंपनीज एक्ट 2013 एंड सेबी गाइडलाइंस, बट जो डिबेंचर्स हैं वो डिस्काउंट पर इशू हो सकते हैं। तो शेयर चैप्टर में आपको सिर्फ यहीं तक एंट्री सीखनी होती है। डिबेंचर के अंदर एक और यहाँ पर आ सकता है, अगर आप शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू कर रहे हो तो डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट। ये कब आएगा, जब डिबेंचर्स जो हैं वो डिस्काउंट पर इशू हो रहे होंगे, तो इन दैट केस आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ना आकर के डिस्काउंट ऑन इशू आ जाएगा, ठीक है जी। सिर्फ और सिर्फ डिबेंचर के केस में है, ये वैल्यू इसी तरीके से निकलेगी, तब हम इसको नहीं लिखेंगे, माइनस कर देंगे बस डिस्काउंट ऑन इशू। ओके जी, कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ इतना था। अब इस कंसेप्ट को हमें समझना पड़ेगा कुछ क्वेश्चंस के साथ। तो आइए कुछ क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। ओके जी, अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। रैंडम लिमिटेड टुक ओवर रनिंग बिजनेस ऑफ मैच्योर लिमिटेड कंप्राइजिंग ऑफ एसेट्स ऑफ ₹45 lakh एंड लाइबिलिटीज ऑफ ₹6,40,000 for a purchase consideration of 36 lakh. The amount was settled by bank draft of ₹1,50,000 and balance by issuing 12% preference share of ₹100 each at 15% premium. Pass entries in the books of Random Limited. तो जी अगर इस क्वेश्चन के अंदर हम सबसे पहली एंट्री करना चाहें, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एंट्री, तो देखिए एंट्री क्या होगी। रैंडम लिमिटेड ने बिजनेस खरीदा है जिसके अंदर उसने सन्ड्री एसेट्स खरीदे हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। और जर्नल एंट्री करने के लिए हमेशा आपको याद रखना है फॉर्मेट बनाना कंपलसरी होता है। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट। ओके जी, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, उसने एसेट कितने खरीदे हैं, 45 लाख के। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 45 लाख। उसके बाद क्या चीज़ हुई है, हमने लाइबिलिटीज ली है, टू सन्ड्री
लाइबिलिटीज अकाउंट, लाइबिलिटीज हमने खरीदी है कितने की, 6,40,000 की। 2 हम लिखते थे वेंडर अकाउंट, कब लिखते हैं, जब नाम ना दिया हो, लेकिन इस क्वेश्चन में तो दे रखा है कि हमने मैच्योर लिमिटेड का बिजनेस खरीदा है, तो 2 मैच्योर लिमिटेड अकाउंट। और यहाँ पर आपको अमाउंट भी दे रखा है कि हमने उससे 36 लाख रुपए में बिजनेस खरीदा है। अब अगर परचेज कंसिडरेशन गिवन होती है तो मैंने आपको कहा था कि बैलेंसिंग फिगर हमें चेक करनी है या फिर आएगी ही आएगी। बैलेंसिंग फिगर देखें तो 36 और 42,40,000 आ रहा है क्रेडिट साइड, 45 लाख आ रहा है डेबिट साइड, तो बैलेंसिंग फिगर आ रही है क्रेडिट साइड। और इसको हम लोग किस नाम से लिखेंगे, 2 जनरल रिजर्व अकाउंट, and the amount will be 2,60,000 being business of mature limited taken over। तो फर्स्ट एंट्री हमारी इसी के साथ कंप्लीट हो जाती है। सेकंड एंट्री में मैंने आप लोगों को कहा था कंपलसरी नहीं है, होगी या नहीं होगी क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि कोई पार्ट पेमेंट करी है तो ये एंट्री होगी, अगर क्वेश्चन मना कर रहा है पार्ट पेमेंट के लिए तो ये एंट्री नहीं होगी। तो इस केस के अंदर क्वेश्चन ने कहा है जी पार्ट पेमेंट हुई है 1,50,000 की बैंक ड्राफ्ट के थ्रू, तो यानी कि सेकेंड एंट्री होगी, एंड दैट एंट्री विल बी mature limited account debit to bank account, and the amount will be 1,50,000, 1,50,000 being part payment made by बैंक ड्राफ्ट। आ जाते हैं हमारी थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री जो एग्जामिनर आपसे पूछना चाहेगा आपके एग्जाम के अंदर। इसी एंट्री के थ्रू मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि एमसीक्यू के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, किस तरीके से आते हैं। तो ध्यान से देखिए, एंट्री हो जाएगी मैच्योर लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू, हमने 12% प्रेफरेंस शेयर इशू करे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 2 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, और हमने ये शेयर 15% प्रीमियम पर इशू करे हैं तो यहाँ पर आएगा 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। मैच्योर लिमिटेड में बच्चे अमाउंट आएगा, हमने उससे डील करी है 36 लाख में, जिसमें 1.5 लाख रुपए हम उसे दे चुके हैं, तो कितने रुपए उसे देने पेंडिंग है, 34,50,000। वैल्यू कैसे निकलेगी, तो उसके लिए हमें वर्किंग नोट बनाना है, और उसके अंदर मैंने कहा था कि जितना पैसा आपको उसको देना है वो अपॉन में जितने पर शेयर इशू करे, तो फेस वैल्यू शेयर की है 100 रुपये और 15% आप प्रीमियम पर शेयर इशू कर रहे हो, तो दैट विल बी 34,50,000 अपॉन में 115। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो इट विल बी 30,000। तो हम उसको इशू कर रहे हैं 30,000 शेयर। बच्चे 30,000 शेयर में 100 रुपये किसके हैं, कैपिटल के, और 15 रुपये किसके हैं, प्रीमियम के। कैपिटल का अमाउंट कैपिटल में मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आ गया 30 लाख रुपये। प्रीमियम का अमाउंट प्रीमियम में मल्टीप्लाई, 30,000 इंटू 15 4,50,000, ये आ गया सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। दैट्स इट, एंट्री विल बी पास्ड, और एग्जाम में 3 से 4 नंबर आपकी झोली में। होपफुली वर्किंग नोट भी आप लोगों को समझ आया होगा कैसे बनता है। ये जो निकल कर आए हैं यहाँ पर 30,000 शेयर हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं बीइंग 30,000 शेयर इशूड टू मैच्योर लिमिटेड एट 15% प्रीमियम। ये आपकी नरेशन हो गई और आपका वर्किंग नोट हो गया। बस इतना सा ही होता है हमारा क्वेश्चन।
एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन डिस्काउंट के बेस पर भी देख लेते हैं ताकि आपको डिबेंचर वाला कंसेप्ट भी समझ आ जाए और डिबेंचर की एक पर्टिकुलर खाली डिबेंचर में कैसी एंट्री होती है वो भी समझ आ जाए। तो आइए एक डिबेंचर वाला क्वेश्चन देखते हैं। ओके जी, डिबेंचर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ग्रीन लिमिटेड परचेज द एसेट ऑफ स्ट्रॉन्ग लिमिटेड फॉर ₹40 lakh and took over the liabilities of ₹7 lakh for 32,40,000. Payment was made by issuing 10% debentures of ₹100 each at a discount of 10%. Pass necessary journal entries in the books of Green Limited. देखिए यहाँ पर 2 से 3 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। पहली चीज़, कोई भी पार्ट पेमेंट नहीं हुई है, दैट मीन्स सेकेंड एंट्री नहीं होगी। दूसरी चीज़, डिबेंचर इशू करें डिस्काउंट के ऊपर। और तीसरी चीज़, परचेज कंसिडरेशन की वैल्यू भी गिवन है, तो यानी कि एक बैलेंसिंग फिगर आएगी। तो आइए जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं हम। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट। पहली एंट्री अगेन सामान खरीदने की, तो हमने सन्ड्री एसेट्स खरीदे हैं, तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट टू, वेंडर का नाम हमें दिया हुआ है स्ट्रॉन्ग लिमिटेड, तो टू स्ट्रॉन्ग लिमिटेड अकाउंट। सन्ड्री एसेट्स की बात करें, हमने सन्ड्री एसेट्स खरीदे हैं 40 लाख के, लाइबिलिटी हमने खरीदी है 7 लाख रुपए की, और वेंडर को हमने डील करी है 32,40,000। तो इस केस के अंदर अगर हम देखें तो 32 और 7 39,40,000 आ रहा है, और इधर 40 लाख आ रहा है, तो 60,000 की बैलेंसिंग फिगर आ रही है अगेन क्रेडिट साइड, जिसको हम लिखेंगे टू जनरल रिजर्व अकाउंट बीइंग बिजनेस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिमिटेड टेकन ओवर। अब सेकेंड एंट्री जो हमने पीछे सीखी थी वो तो हो नहीं सकती क्योंकि कोई भी पार्ट पेमेंट नहीं हो रही है यहाँ पर, तो इन दैट केस अब होएगी सीधा हमारी लास्ट एंट्री जिसमें हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं, और उसमें हमने सीखा था वेंडर के अकाउंट को डेबिट कर दीजिए, तो स्ट्रॉन्ग लिमिटेड अकाउंट डेबिट कितने अमाउंट से होता है, जितने पैसे उसको देने होते हैं माइनस कोई पार्ट पेमेंट। यहाँ तो हुई नहीं पार्ट पेमेंट, तो सीधा आ जाएगा 32,40,000 टू कितने परसेंट डिबेंचर हमने उसको इशू करे हैं, 10% डिबेंचर इशू करे हैं, तो टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट। अब एक चीज आपको याद रखनी है, ये जो 10% डिबेंचर है इसका मतलब कोई ये नहीं है कि ये 10% डिस्काउंट पर इशू हुए है या 10% प्रीमियम। ये जो 10% होता है डिबेंचर के आगे जो रेट होता है वो उसके इंटरेस्ट का रेट बताता है कि इन डिबेंचर पर ये इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। जो डिस्काउंट की बात हुई है वो नीचे दे रखे 10%। कोइंसिडेंटली इस क्वेश्चन में दोनों चीज़ें 10% है। हो सकता है ये 12% हो जाए, हो सकता है 15% हो जाए, कुछ भी हो सकता है। ओके जी, अब क्योंकि डिस्काउंट की बात हुई है तो डिस्काउंट क्या होता है, डेबिट होता है, तो डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट। वैल्यू कैसे निकलेगी आइए पता लगाते हैं। मैंने कहा था जितना पैसा हमें अपने शेयर होल्डर को देना है या डिबेंचर होल्डर को देना है वो अमाउंट अपॉन में एक डिबेंचर की फेस वैल्यू, और डिस्काउंट है तो माइनस डिस्काउंट की वैल्यू। 100 रुपये का 10% 10 रुपये हो जाएगा,
इधर आ जाते हैं तो ये हो गया 32,40,000 अपॉन में 90। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो द वैल्यू विल बी, सबसे पहले 3 पर गया, उसके बाद बचे आपके 54, तो 54 आता है 6 पर, तो ये आ गया 36,000। तो हमने इशू करे हैं 36,000 डिबेंचर्स being issued at discount। डिस्काउंट कितने रुपए का था जी? 10 रुपये। 36,000 इंटू 10 इज 3,60,000, तो ये आ जाएगा डिस्काउंट में। और फेस वैल्यू डिवेंचर की थी 100 रुपये, तो परसेंट डिवेंचर में आ जाएंगे 36,000 इंटू 100, दैट इज 36 लाख। देखिए दोनों साइड इक्वल आ रही हैं। दैट्स इट, बस इतना सही करना था हमें। अगेन ये क्वेश्चन 3 या 4 नंबर का ही आता है आपके बोर्ड के एग्जाम में। कई बार ये क्वेश्चन एज अ MCQ में 3 से 4 नंबर का आता है एज अ केस स्टडी, जिसके अंदर सेम आपको ऐसा क्वेश्चन दे रखा होगा केस स्टडी के रूप में। आपसे फिर क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। पहली चीज़ कि जो अमाउंट आपका बैलेंसिंग फिगर में आ रहा है फर्स्ट एंट्री के अंदर, वो जनरल रिजर्व में जाएगा या गुडविल में जाएगा या कहाँ जाएगा, ये पूछा जाएगा। तो कहाँ जाएगा जी? जनरल रिजर्व में, या उसका अमाउंट पूछा जा सकता है कितना जाएगा। दूसरी चीज़ नंबर ऑफ डिबेंचर्स आप कितने इशू करेंगे, ये पूछा जाएगा। तीसरी चीज़ डिस्काउंट ऑन इशू में कितना अमाउंट आएगा। और चौथी चीज़ परसेंट डिबेंचर्स अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा। ये आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं MCQ में इस केस स्टडी के रूप में, या फिर सेम पूरा का पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है कंसेप्ट में, आप कमेंट कर दीजिए या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अपनी क्वेरीज। मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो के अंदर। अगर किसी पर्टिकुलर कंसेप्ट पर आपको कोई वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट करके बताइए।